नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। बिहार में इन दिनों के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और राजभवन के बीच विवाद और टकराव एक बार फिर से बढ़ गया है और दोनों के बीच मतभेद इतने गहरे हो चुके हैं कि इसका असर जो है सड़क तक दिखने लगा है। तो आज हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए हमारे दो साथी, एक ब्यूरो से श्री राजदेव पांडे जी हमारे साथ हैं जो कि शिक्षा विभाग कवर करते हैं, और अनुराग प्रधान हैं जो कि यूनिवर्सिटी को का कवरेज देखते हैं। तो हम इन मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर ये स्थितियां क्यों आई। इसके पहले हम ये जानते हैं कि शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का प्रभार के पाठक ने करीब 10 महीने पहले संभाला। वे पहले आबकारी विभाग में थे, उसके बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी गए। तो उनका लंबा अनुभव रहा है और जब भी वे जिस विभाग में रहे तो काफ़ी चर्चित रहे हैं। वे अपने कड़क अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वे अपने जो विभाग में अपने तरीके से जो काम करने की उनकी शैली है, प्रणाली है, उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यही अभी शिक्षा विभाग में ये देखने को मिल रहा है। ये उच्च शिक्षा का मामला हो या फिर स्कूली शिक्षा का, वे अपनी हर जगह जो है वो अपने तरीके से इन चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं। और इसका शिक्षा पर जहाँ कई जगह सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जगह ये कन्फ्लिक्ट भी सामने आया है कि राजभवन की स्वायत्तता का मामला इसमें अभी कन्फ्लिक्ट का इशू बना हुआ है। तो हम इस पर बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं राजदेव जी से जानना चाहूँगा कि आखिर यह विवाद क्यों हुआ और कब से ये विवाद शुरू हुआ? सर, दरअसल इस मामले में हमें 8 महीने पहले ही चलना चाहिए, जब इन्होंने प्रभार संभाला था के पाठक जी ने। इससे पहले कभी विश्वविद्यालयों पर किसी विभाग के अधिकारी ने कोई नियंत्रण नहीं रखा या कोई जानने की कोशिश नहीं की कि वहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि करीब हर प्रत्येक साल 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए ये लोग उनके वित्तीय योजनाओं में देते हैं और पूरी सैलरी देते हैं। तो इन्होंने सोचा कि मैं इस बारे में जानूँ कि ये सैलरी किनको मिल रही है और जो हम 4 हज़ार करोड़ रुपए पर ईयर दे रहे हैं उनको, वो कहाँ खर्च हो रहा है। तो उन्होंने ऑडिट कराया तो कमियाँ निकली। ये कमियाँ निकली तो इसके बाद इन्होंने सीधे-सीधे ये तय कर दिया कि कौन टीचर कितना पढ़ाएगा, कितने पीरियड लेगा, कुलपति को भी पीरियड लेने होंगे। और चूँकि परीक्षा सत्र बहुत लेट चल रहे थे, तो उस दौरान जो इन्होंने हस्तक्षेप किया, इससे ज़ाहिर है कि विश्वविद्यालयों को थोड़ी आपत्ति हुई। आपत्ति के दौरान पत्र व्यवहार हुए, तब मामला इतना नहीं बिगड़ा था। मामला सबसे ज़्यादा जाके बिगड़ा, हाँ, कुलपतियों की बैठक भी बुलाई इन्होंने, तो उस वक़्त कुलपति आए भी गए। मामला बिगड़ा दिसंबर 2023 में, जब के पाठक जी नहीं थे, उस दिन सचिव बैठक दे रहे थे और एक कुल सचिव ने कुलपतियों पर, खासतौर पर अपने मगध ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति पर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, और उसमें अधिकारी चुप रहे तो सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों को लगा कि यह हमारा अपमान है, विभाग की बैठक में हमारा अपमान हुआ है, जबकि उसके पास कोई आधार नहीं था। तब से कुलपतियों ने बायकॉट करना चालू किया। बायकॉट जब असरदार दिख रहा था तो इन्होंने 6 बैठकों में लगातार नहीं आया था। हालांकि दूसरी बैठक में ही के पाठक जी ने उनकी सैलरी रोक दी, सारे कुलपतियों की रोकी पहले, फिर खातों पे रोक लगाया। अब तो स्थिति बाद में फिर ये तनावपूर्ण स्थिति बनी, तो अब पूरे के पूरे योजनाओं के खाते भी बंद कर दिए गए, जिसमें बच्चों की फीस भी थी और भी सब थे। तो ये मामला पैनिक इस तरह हुआ। बात शुरुआत हुई थी हस्तक्षेप से कि वित्तीय निगरानी हम रखें, और बात अब आ गई कि अब वित्तीय निगरानी के साथ साथ अब पूरा का पूरा वित्त के द्वारा सारी योजनाओं पे प्रश्न चिन्ह लग गए और बच्चों की परीक्षा भी, उनकी स्कॉलरशिप भी, सारी चीज़ें प्रभावित हुई। इसलिए बाद में राजभवन ने इसमें हस्तक्षेप किया। उसके बाद जब आप अभी पिछले फरवरी माह से मैं देख रहा था, करीब 6 बैठकें जो है शिक्षा विभाग और राजभवन की तरफ से लगातार बुलाई गई हैं। राजभवन की बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, शिक्षा विभाग की बैठक में कुलपति और कुल सचिव नहीं पहुंच रहे हैं, और इसको लेकर के कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। जी सर। तो इसका मतलब
क्या आज अभी जो पता चला है कि राजभवन ने जब ये अपर मुख्य सचिव को तलब किया तो आज वो पहुंचे नहीं थे, तो क्या प्रकरण हुआ अभी और इसका क्या आगे क्या हो सकता है इसमें? बिल्कुल सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा विभाग और राजभवन अब बिल्कुल आमने सामने हैं और संवादहीनता की स्थिति, जैसा कि आपने बताया कि 6 बैठकों में कुलपति नहीं आए। राजभवन ने बैठक बुलाई, उसमें 2 बार बैठकें बुलाई हैं इससे पहले, आज भी नहीं गए एसीएस, उससे पहले भी नहीं गए। लेकिन पहले की बैठक में शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व सचिव वैद्यनाथ यादव ने किया, लेकिन इस बार किसी ने भी नहीं किया। तो अब ऐसी स्थिति में जब हायर एजुकेशन में सारे निर्णय, बड़े निर्णय लेने का अधिकार राजभवन को है, राजभवन ही रेगुलेट करता है यूजीसी के तहत और बिहार विश्वविद्यालय सेवा अधिनियम के तहत, जो बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के तहत अनुच्छेद 9 में साफ साफ है कि राज्यपाल ही इसके सर्वोच्च अधिकारी होंगे। तो ऐसे दौर में अब स्थिति ये बनती है कि ये संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। दरअसल ऐसा पूरे जैसी जानकारी है कि पूरे प्रदेश में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ 60 साल के इतिहास में, 70 साल के इतिहास में। और एक बार केरल में एक बार राज्यपाल ने एक पत्र किसी उस वक्त के कुलाधिपति को, जब देश आजाद हुआ था, कुलाधिपति ने एक पत्र लिखा था वहाँ के मुख्य अधिकारी को। वो एक सूचना थी जिसके आधार पर वहाँ एक्शन हुआ था। लेकिन यहाँ तो लगातार अवज्ञा चल रही है, राजभवन की अवज्ञा, और इधर शिक्षा विभाग के सारे मामलों का सचिव कमिश्नर ये कुलपति कर रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। तो एक तरह से बिल्कुल 2 पार्ट, मतलब नदी के 2 धार हो गए हैं। सरकार का एक सरकार और 2 हिस्से हायर एजुकेशन को लेकर हो गए। तो अब इसमें चूंकि अब एसीएस नहीं जा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो चुनाव का दौर चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, तो संभवतः अब राजभवन मुख्य सचिव को पत्र लिखेगा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए, या इस मामले में वो खुद ही कोई एक गाइडलाइन जारी करें, तो ये ऐसी संभावना बनती है। पहले भी देखे गए हैं 2 बार जो है सरकार की तरफ से भी हस्तक्षेप हुए हैं हल निकालने के लिए, तो क्या लगता है इस बार भी जो है किसी तरह के हस्तक्षेप की उम्मीद सर, 9 मार्च को शिक्षा मंत्री, नए शिक्षा मंत्री जब आए थे, उनकी मौजूदगी में एसीएस भी मौजूद थे, राज्यपाल भी मौजूद थे, इन सब की बैठक भी हुई, जिसमें विजय चौधरी जी भी इन्वॉल्व थे सरकार की तरफ से, और ये निर्णय हुआ कि भाई जो वित्तीय पाबंदियां लगी हैं वो हटाई जाएंगी। हटाने के लिए एक दौर आया था कि उन्होंने 2 मार्च को एक बैठक बुला ली, कुलपति ने, एसीएस ने। बैठक क्या थी, वो एक प्रशिक्षण सह बैठक थी एक होटल में, निजी होटल में। तो वहां पर एक अजीब सा स्थिति बनी कि पहले पत्र जारी हुआ था, बड़ा रोचक है ये पत्रों का कारनामा, कि एक पत्र जारी हुआ जिसमें राज्यपाल ने उनको अनुमति भी दे दी। यह हमें ध्यान रखना होगा कि कुलपति जितनी भी बैठकों में नहीं गए हैं उसमें राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी थी। लेकिन जिस कार्यक्रम में राज्यपाल ने कुलपतियों को जाने की अनुमति दी, एक दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने यह अनुमति इसलिए दी थी कि शिक्षा विभाग से जो पत्र गया था उसमें लिखा था कि एसीएस भी आएंगे और शिक्षा मंत्री भी आएंगे। लेकिन ये 8, मतलब जो भी तारीख रही हो, लेकिन एक दिन बाद ही पत्र से जैसे ही कंफर्म कर दिया राज्यपाल ने कि सारे कुलपति जाएंगे, तो राज्यपाल ने ये उसमें राज्यपाल के उस पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग ने एक पत्र दूसरा जारी कर दिया रात में ही कुलपतियों को कि आप लोग आमंत्रित हैं, अनुमति मिल चुकी है, लेकिन उसमें शिक्षा मंत्री का नाम नहीं दिया। जब शिक्षा मंत्री का नाम नहीं दिया तो अब उसको होस्ट कौन करेगा, एसीएस को भी उसमें। तो कुलपतियों ने इस पर अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया कि हमको प्रशिक्षण देने के लिए, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन में कुलपति अगर रैंकिंग में देखें, सरकार किसी भी सरकार की रैंकिंग में, तो वो एसीएस से ऊपर होता है। इसमें यूजीसी की जो धारा है उसके तहत, गाइडलाइन के तहत, अपने बिहार में कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन एक पद है सर, और वो पद एसीएस के समकक्ष होता है जी। तो कुलपतियों ने कहा कि जब एक हायर एजुकेशन का अधिकारी जो है, वो जो सिंडिकेट की बैठकें जो होती हैं उसमें सिंडिकेट का जो चेयरपर्सन होता है वो कुलपति होता है, और उसके सदस्य के नाते एसीएस होते हैं। इसी तरह सीनेट का जो बैठक होती है उसमें राज्यपाल खुद, कुलाधिपति ही खुद गवर्न करते हैं। वो हालांकि बात अलग है कि वो किसी कुलपति को बोल देते हैं, लेकिन एसीएस को या मान लीजिए कोई भी बिहार सरकार के अधिकारी को कैबिनेट में और सिंडिकेट दोनों में अध्यक्षता नहीं मिलती है, कुलपति सीनियर माना जाता है। तो कुलपतियों ने उसको बाइकआउट कर दिया,
और बाइकाट क्या किया, वो नहीं आए, बाकी सारे पदाधिकारी आए, प्रतिकुलपति आए, लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये हुई कि शिक्षा विभाग के एक भी अधिकारी नहीं गया। यानी खुद की बैठक वो खुद भी नहीं आए, इधर कुलपति भी नहीं आए। तो ये वो दौर था। बाद में इससे पहले कुलपति ने उन्होंने कहा था कि अगर हमारी बैठक में आते हैं तो हम इनको कुछ समय के लिए इनके खातों को हम ढील दे सकते हैं। तो कुल मिला के दोनों ओर प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, और वो इसकी वजह से अब इसमें कोई सरकार के स्तर पर भी कोई निर्णय लिया जाए तभी संभव है। जी, स्वायत्तता और प्रतिष्ठा के को लेकर के यह टकराव लगातार बना हुआ है, और इससे जो है विश्वविद्यालय के प्रशासन में, प्रबंधन में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। हम अनुराग जी से जानना चाहेंगे कि आप यूनिवर्सिटी बीट देखते हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं ये इस टकराव के कारण? खाते फ्रीज है यूनिवर्सिटी के, वेतन नहीं आ रहे हैं, किस तरह की और मुश्किलें आ रही हैं? जी अनुराग। अभी खास करके जो समय है ये बहुत बेहतर है बच्चों के लिए। उनका जो है सत्र पूरा होना है, एग्जाम है, रिजल्ट देना है, लेकिन ये सभी प्रक्रियाएं धीमी गति हो गई है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, प्रिंट के लिए पैसा नहीं है कि क्वेश्चन छपवाना है, कॉपी छपवाना है। तो जो दिक्कतें आ रही हैं, एग्जाम डेट घोषित पहले से है, शिक्षा विभाग ने कहा था कि कैलेंडर के अनुसार चलिए, यूनिवर्सिटी भी उसी अनुसार से चल रहा है, राजभवन का भी गाइडलाइन है। लेकिन अब संकट है कि जब फ्रीज हो गया खाता, तो खाता में ना पैसा है, ना लेन देन हो रहा है, ना क्वेश्चन प्रिंट आउट अभी तक हुआ है, जबकि एग्जाम बीच से होना है। कई यूनिवर्सिटी में बीच में एग्जाम चला है, लेकिन किसी तरह से इंटरनल सोर्स से, कई विश्वविद्यालय हैं कि इंटरनल सोर्स से उन्होंने कहा कि किसी तरह से कॉलेज में जहाँ सेंटर गया है वो कॉलेज खर्च करे, उसके बाद अगर जो रोक हटती है तो हम पैसा वापस करेंगे। तो सब परीक्षा जो है उस पर संकट है। सबसे बड़ा जो सवाल है, ये शिक्षा विभाग को भी देखना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ वो थोड़ा सा खिलवाड़ ना करे, और समय पे रिजल्ट बहुत जरूरी है बच्चे को, क्योंकि जो ग्रेजुएशन है उनका रिजल्ट देना है जो कैलेंडर के अनुसार है, ताकि वो पीजी में एडमिशन ले। तो इस तरह से है कि उनको एग्जाम और रिजल्ट सही समय पे चाहिए, जो कि शिक्षा विभाग खुद कहता है कि सेशन ना लेट हो और बच्चे को सही समय पे आप डिग्री दीजिए। तो यूनिवर्सिटी तैयार है, कैलेंडर के अनुसार से एग्जाम शेड्यूल सब फिक्स है, लेकिन पैसे के कारण वो एग्जाम पोस्टपोन होता दिख रहा है। पहले तो अतिथि शिक्षकों को भी जो है साल भर का बकाया है वेतन, और अब जानकारी आ रही है कि नियमित शिक्षकों के भी बकाया वेतन 2 महीने से बकाया हो गए हैं। बिल्कुल, अभी कंटिन्यू जो शिक्षक हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, प्रोफेसर रैंक के जितने भी प्रोफेसर हैं, सभी का वेतन लगभग 2-3 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद जो रिटायर हैं, जो पेंशन उठा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं जा रहा है, जो कि पेंशन पे आश्रित है। अतिथि शिक्षक जो कि उनको क्लास के अनुसार से पैसा मिल रहा है, उनको पैसा लगभग 11 महीना ये है कि पैसा नहीं मिला है। और इसमें भी राजभवन और शिक्षा विभाग दोनों आमने सामने हैं पैसा पे भी। शिक्षा विभाग का कहना है कि पैसा जो है वो आप उससे दीजिए मद से, लेकिन राजभवन का कहना है कि शिक्षा विभाग इसके लिए अलग से बजट जारी करेगा, जो कि पहले भी शिक्षा विभाग कर चुका है। तो इसी शिक्षा विभाग और राजभवन के कारण पैसा नहीं मिल पाया। तो इस टकराव का असर न केवल शिक्षा व्यवस्था पर है, बल्कि लाखों परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। पूरे सिस्टम, अगर जो आप एक चक्र देखें कि जो विश्वविद्यालय के, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे वो किसी भी तरह से अगर जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो वित्तीय नुकसान जो हो रहा है पिछले 1 महीना से, जो संकट झेल रहे हैं, तो परेशानी बढ़ते बढ़ते इस कदर से हो रही है कि कोई जितना आप यूनिवर्सिटी में काम देखिएगा सब पेंडिंग काम है टोटल। जब एजेंसी, अगर जो कोई हाई एजेंसी है, चयनित एजेंसी है, जिनको एग्जाम क्वेश्चन सेट करना है, वो क्वेश्चन सेट नहीं कर पाए क्योंकि उनका पिछले का ड्यूज नहीं मिला है। 3 साल से अगर जो ड्यूज पेंडिंग है वो ड्यूज क्लियर नहीं हुआ है, तो वो क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। अभी आज जो है एबीवीपी, इसमें जो है छात्र संगठन है जो, वो इसमें उस सड़क पर उन्होंने प्रदर्शन किया और के पाठक का आवास तक पहुंचे और वहां उन्हें बल प्रयोग से हटाया गया। तो एबीवीपी इसमें क्यों आगे आ रही है और क्या उनका मुद्दा है? क्या इसमें एबीवीपी का मुद्दा साफ है कि उन्होंने 3-4 दिन पहले एक पत्र जारी किया था, और वो सरकार को, राजभवन को, के पाठक, मतलब प्रतिलिपि सभी जगह दे दिए थे कि अगर जो 3 दिन के अंदर खाता संचालन पे रोक नहीं हटता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़े स्तर पे आंदोलन करेगा, उग्र आंदोलन। ये 3-4 दिन पहले वो जारी कर चुके थे, लेकिन जब नहीं हटा संचालन पे रोक, तो आज के पाठक का आवास का घेराव उन्होंने करने के पहुंच गए। वो कल प्रशासन को लिखित जारी कर दिए।
बड़ी संख्या में वहाँ पहुंचे थे, लगभग 250 और 300 से ज्यादा संख्या, घेराव कर चुके थे। पुलिस से काफी नोकझोंक हुई, आचार संहिता को लेकर के पुलिस प्रशासन भी उन पर दबाव, लेकिन बच्चे के वहाँ जो सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, उनका कहना था साथ कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, खाता के संचालन पर रोक हटाइए। कई परिवार है कि जो जैसे अतिथि, उन्होंने कहा कि 11 उनका मांग पत्र एक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 11 महीने से अतिथि शिक्षकों को पैसा नहीं मिला है, जो पेंशनधारी हैं उनको पैसा नहीं मिला है, जो शिक्षक हैं उनको पैसा नहीं मिला है, एग्जाम का जो 20 तारीख से पीपीयू का एग्जाम शुरू होने वाला, वो एग्जाम कैसे होगा। तो ये स्थिति स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कि इसमें ये सरकार आप लड़िए, भी कहना है कि आप पत्र पे लड़िए, लेकिन ये बच्चे का सवाल है और गार्जियन का सवाल है, इसको संचालन पे, खाते संचालन पे रोक हटाइए, बाकी आप लड़ते रहिए, इसके साथ भविष्य जुड़ा हुआ है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का साफ करना है। और जब आज पुलिस लाठीचार्ज के बाद उन्होंने बताया, गिरफ्तारी के बाद, कि आज से शुरुआत हो गई है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के पाठक के आवास को फिर से हम घेरेंगे जब तक संचालन पे रोक नहीं हटता है। क्या इसमें आने वाले दिनों में और भी संगठन की भूमिका दिख सकती है, या शिक्षक संघ भी इसमें आगे आ सकता है? बिल्कुल, शिक्षक संगठन भी धीरे धीरे इस मुहिम में आ रहे हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में शिक्षक संगठन है, नॉन टेक्निकल स्टाफ है, सब लोग बैठक कर चुके हैं इस संबंध में। आगे की योजना जो चरणबद्ध आंदोलन है, इसकी शुरुआत आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कर दी। अब आगे अलग अलग संगठन वो तय कर रहे हैं इस संबंध में, तो जल्द ही सड़कों पे आंदोलन ये दिखेगा, उग्र आंदोलन होगा। जी, पश्चिम बंगाल का और पंजाब सहित कई राज्यों में ये उदाहरण देखने को मिला कि जो है कुलाधिपति जो है खुद मुख्यमंत्री जो है कुलाधिपति का पद ले रहे हैं, तो जिससे कि सरकार और जो ये राजभवन का जो टकराव है वो ना हो। तो क्या जैसे बिहार में भी 3 जो नवनिर्मित विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो क्या यह आने वाले दिनों में क्या राजदीप जी, क्या इस ओर जा सकता है मामला कि ये मांग उठ सकती है कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री ही हों और ये टकराव की स्थिति ना बने? हाँ, बिल्कुल, संकेत तो वही है। जिस तरह की सारे राज्यों में आजकल मुख्यमंत्री अपने को प्रमोट कर रहे हैं कुलाधिपति के रूप में। हालांकि विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय में प्राइम मिनिस्टर अपने समय में कुलाधिपति हुआ करते थे, लेकिन अब ट्रेंड बढ़ गया है। लेकिन भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है वो गवर्नर को है। इसके लिए संविधान बहुत बड़े टेक्निकल में तो संभव है ये, जो खेलकूद विश्वविद्यालय है, मेडिकल में, लेकिन ट्रेडिशनल जितने विश्वविद्यालय हैं उनके लिए जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो राज्यपाल को पावर देती है। और इसमें बिहार विश्वविद्यालय जो अधिनियम है, अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं तो पहले तो उनको अपना ही सरकार का निर्णय बदलना पड़ेगा 1976 का। तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट है और उसमें संविधान से जुड़ी भी तमाम धाराएं जो हैं हायर एजुकेशन को लेकर खास तौर पर, उसमें संशोधन करने पड़ेंगे। वो हालांकि ये बात सच है कि अब नए पे जो भी विश्वविद्यालय आ रहे हैं, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब तो मुख्यमंत्रियों का ट्रेंड सा बन गया है कि वो अपने आप ही 3 हैं, दूसरी जगह भी कई जगह हैं। तो निश्चित रूप से स्थिति तो है कि हायर एजुकेशन को अब यूँ कहें कि राज्य और केंद्र अपने अपने को पावरफुल करने के लिए एजुकेशन के संस्थानों को भी अब अपने अपने हिसाब से, जैसे केंद्रीय विद्यालयों पर अपने लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट व्यवस्थित दे रही है, तो राज्य सरकार भी क्यों ना उसको ऐसा करे। तो वो एक धारणा बन रही है। हालांकि ये हायर एजुकेशन और एक देश एक शिक्षा को लेकर जो बहस चल रही है उसके लिए बड़ी खतरनाक। जी, अभी जो फिलहाल स्थिति है, शिक्षा विभाग और राजभवन में चूहे बिल्ली का खेल है। कई बार क्या हो रहा है कि जैसे कि कुलपतियों के जो नियुक्ति को लेकर के दोनों राजभवन की तरफ से भी आवेदन आमंत्रित कर दी है और शिक्षा विभाग की तरफ से भी आवेदन, तो बाद में शिक्षा विभाग वहां पर बैकफुट पर आया है। कई बार जो है देखने में आया है कि राजभवन कई बार बैकफुट पर आता है। तो ये जो खींचतान है, क्या ये आने वाले समय में और हम ये खींचतान लंबी होती जाएगी या कोई सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका? कुलपतियों की नियुक्ति में तो सब इसका निकाला गया अभी 15-20 साल पहले ही, मतलब नीतीश जी के शासन में आने के बाद। पहले क्या होता था कि सीधे सीधे राज्यपाल के पास पावर थे, वो एक कमेटी होती थी जो रिकमेंड करती थी और राज्यपाल कर दिया करते थे, और सीएम का सिर्फ एक मौखिक होता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, एक मैं भूल रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी जिसमें कुलपतियों ने बहुत सारी संख्या में नियुक्त हुए थे और हटाए गए थे सरकार की तरफ से,
तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई कि अब मुख्यमंत्री मौखिक नहीं देंगे, वो लिखित रूप में अपना वो देंगे। तब से ये उस तरह का दौर नहीं आया है कि अब तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल कर रहे हैं। इसमें सर जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा इसमें है कि ये तो सर्वविदित है कि सर कि जो विश्वविद्यालय है वो अभी साल भर पहले तक अराजकता के शिकार थे। हमारे 5-5, 6-6 साल परीक्षा फल नहीं निकले थे। मगध विश्वविद्यालय, जेपी विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, ऐसा एक पटना विश्वविद्यालय को छोड़ दीजिए, बाकी सारे विश्वविद्यालयों के सत्र 4-4, 5-5 साल, 3-3 लाख स्टूडेंट 3-3, 4-4 साल बाद ग्रेजुएट कर पा रहा था। तो उस दौर को सुधारने के लिए एक सीन बना जब राज्यपाल ये जो नए राज्यपाल आए वो, लेकिन इसमें के पाठक भी इन्वॉल्व हुए और के पाठक ने पहले इसमें जो एक ठीक है, बाकी सब चीज़ों को देखें तो एक में इसमें आता है कि विश्वविद्यालयों के खाते में कितना पैसा था, इसकी जानकारी खुद विश्वविद्यालयों को नहीं पता थी। और वित्तीय भ्रष्टाचार तो ऑडिट मालिकाकार कार्यालय ने किया था, उसमें बहुत भ्रष्टाचार निकला। तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग का हस्तक्षेप वित्तीय मामलों में है भी। बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47 ये कहती हैं कि जहां पर बिहार सरकार पैसा देगी वो उसको जांच कर सकती है, उसके पूछ सकती है कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो। तो जाहिर है कि विश्वविद्यालयों में जो वित्तीय भ्रष्टाचार था, स्थानीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार था, वो उसको लेकर शिक्षा विभाग चाहता था कि ये सब कुछ अपने हाथ में ले ले। लेकिन दिक्कत है कि आप चाहते हो लेकिन कानून कुछ और कहता है। चाहिए था ये कि राजभवन और शिक्षा विभाग मिलकर कुलपतियों के अंदरूनी जो भ्रष्टाचार हैं, विश्वविद्यालयों के भ्रष्टाचार हैं, उसको समाधान करता। लेकिन इसमें राजभवन ने ना इनको विश्वास में लिया, ना शिक्षा विभाग ने राजभवन को विश्वास में लिया, और दोनों ने कुलपतियों को अपनी अपनी तरह से रगड़ना शुरू किया। इधर के पाठक ने अपने, शिक्षा विभाग ने अपने ढंग से कुलपतियों से निपटे, उधर राज्यपाल ने कहा कि यह मेरा अधिकार क्षेत्र है, तो उन्होंने कुलपतियों को अपने ढंग से रेगुलेट किया। निश्चित रूप से ये हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा संवैधानिक संकट है बिहार के लिए। इसमें सीएम कायदे में तो सीएम तक बात गई भी थी, पत्र भी लिखे थे, लेकिन चूंकि चुनाव चल रहे हैं तो अभी तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जैसा कि बताया कि दोष कुलपतियों का हो सकता है, वित्तीय अधिकारियों का हो सकता है, लेकिन सच है कि जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसका क्या दोष है उसमें, उनके बच्चों का क्या दोष है, उनके तमाम लाइबिलिटीज हैं, लोन्स लिए हैं, सब चीजें हैं, तो उनको खाते तो फ्री होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये टकराव जो बना हुआ है, इसका खामियाजा जो है शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक, छात्र और बाकी परिवारों पर भी पड़ रहा है। तो यह टकराव कैसे खत्म होगा, क्या इसका हल निकलेगा, यह भी कहना बेहद मुश्किल है। शिक्षा विभाग जहां अपने वित्तीय योगदान के कारण अपने वित्तीय अधिकार को सुरक्षित रखना चाहता है, उसके कारण से वो उसको रेगुलेट करना चाहता है, वहीं राजभवन अपनी स्वायत्तता का हवाला देते हुए कुलपतियों को प्रशासनिक नियंत्रण में रखा है, और वो ये टकराव गंभीर होता जा रहा है। तो इस पर हम उम्मीद करते हैं जल्द कोई सकारात्मक समाधान निकले, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो एक तरह से अभी संकट में है उसको तुरंत इसमें समाधान मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हम सबका, आप सबका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।